भाई, चीड़ों का वन आपकी कविता में, आपके साहित्य में बहुत आया है, और उस वन में एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए एक प्रश्न मन में उभरता है। पूछना चाहता हूं कि आप वन से इतना प्यार करते हैं और इतनी परिस्थिति रुचि के आदमी हैं, कैसे तालमेल बैठता है और आपको मनुष्य की संस्कृति के विकास में वन इतना महत्वपूर्ण लगता है, जबकि सारी मान्यताएं पश्चिम की यही हैं कि वन आदिम अवस्था है, संस्कृति के बीच की अवस्था है, बल्कि एक संस्कृतिहीनता की अवस्था है। जवाब किधर से, उल्टी तरफ से शुरू करूं? जो ये मानते हैं कि वन आदिम अवस्था है, वो उस आदिम अवस्था से बाहर कभी नहीं निकल पाते। एक वन है जो कि सनातन अवस्था है, ये अगर पहचान बनी रहे तो तब विकास सहज भाव से होता है, और हम ये मान सकते हैं कि भले ही विकास कृमि कीट से पशु और फिर पशु से मनुष्य तक हुआ हो, लेकिन जब मनुष्य बनता है तो उसकी चेतना ऐसी है कि वन की पहचान को बनाए रखते हुए ही वो ये संभव पाता है कि अपने को मनुष्य रूप में पहचाने। अगर ऐसा वो नहीं करता तो फिर वास्तव में वन से मुक्त भी नहीं होता, लेकिन वन्यता से मुक्त नहीं होता। हाँ, लेकिन ये तो एक तरफ की बात है। बाकी मेरी रचनाओं में वनों का, चीड़ वनों का काफी उल्लेख आता रहा है। इनके बीच रहा भी हूँ काफी, बचपन से ही जंगलों में, निर्जन प्रदेशों में रहता है, और ऐसे प्रदेशों में काफी रहा जहाँ चीड़ के या देवदार के या बांज के जंगल भी थे। और खासकर जो लिखने की अवधि रही मेरे जीवन की, कविता रचने की लंबी अवधि रही, वो भी उसमें जरूर चीड़ वनों का एक विशेष स्थान रहा, और उसकी प्रत्येक ध्वनि को, पक्षियों की बोली को, वहाँ के कीड़े पतंगों की बोलियों को, सबको अलग अलग मैंने कहीं न कहीं सुन के और मन में दर्ज कर रखा है। आता भी है, हाँ, उसमें भी आती है। बाकी जो पहाड़ों में, जंगलों में नदी, नाले, झरने, जलप्रपात, इनकी आवाजें होती है, इनका भी एक अपना स्थान है। भाई, आपने 1955 से अब तक इतनी विदेश यात्राएं की, और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, मैं समझता हूँ इन्हीं दो महाद्वीपों को छोड़ करके शेष सभी महाद्वीपों को आपने नापा, और इन यात्राओं में आपने अपने लिए क्या पाया, अपनी रचना के लिए क्या पाया, और अपने देश के लिए क्या पाया? भाई, विदेश यात्रा की से अपने लिए उपलब्धि की बात अलग से तो पता नहीं क्यों सोचनी चाहिए। यात्रा, एक तो यात्रा से कुछ न कुछ मिलता है, वो सवाल हो सकता है। विदेश से खास तौर से कुछ मिले, ये इस दृष्टि से तो यात्रा होती नहीं। ये ज़रूर है कि अपनी अस्मिता के दो पक्ष होते हैं। एक तो जो सहज रूप से जिस समाज में, जिस संस्कृति में रहते हैं उसमें बनती रहती है, और एक हद तक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। और दूसरा पक्ष ये है कि उससे भिन्न या कि इतर कुछ हो, या कि उसके विरुद्ध भी कुछ हो, तो उसके समक्ष एक अपनी अस्मिता की दूसरी पहचान बनती है। उसमें ज़रूर विदेश यात्राओं का, उनको विदेश मानते, विदेश पहचानते हुए उनका योग होता है। अब जैसे यात्रा के दौरान जब पहली बार जापान गया तो मुझे लगा कि अब तक जितने विदेश मैंने देखे हैं उनमें सबसे विदेशी विदेश ये है। लेकिन 2-3 महीने रहने के बाद ऐसा हो गया कि लगभग हर बात में से कहीं न कहीं भारत से प्राचीन संबंध की एक गूंज वहाँ मिलने लगी। तो तब ऐसा लगा कि बहुत सी भारतीय चीज़ों को इस जापानी छन्नी में से छन कर आया हुआ देखने से उनकी एक नई पहचान बनती है। उससे फिर सीधे भी जुड़ा जा सकता है और इस दूसरों के माध्यम से भी जुड़ा जा सकता है। इस तरह के लाभ तो यात्राओं से बहुत हुए, और मैं समझता हूँ कि उनका मेरे जो कुछ मैं लिखता रहा, जो करता रहा, उसमें योग इस रूप में तो हुआ ही कि मेरे सोचने का ढंग बहुत कुछ उससे बदला। और मैं तो यही मानता हूँ, न मालूम लोग सहमत हैं या नहीं, कि उससे एक
एक भारतीयता की एक नई और मैं समझता हूँ कि अधिक उदार और स्वस्थतर पहचान बनी। आज की कविता की सबसे प्रमुख चिंता क्या है? एक तो इसका जवाब ये होता है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता है आज की कविता। एक यथार्थ का एक और स्तर या कि उसकी एक और कोटि है जिससे नाता टूट जाना मनुष्य का पंगु हो जाना है, एक तरह से मर जाना है, पशु से भी बदतर स्थिति में चला जाना है। उस यथार्थ के या कि सत्ता के उस स्तर से संबंध जुड़े और कैसे जुड़े, ये मैं समझता हूँ कि आज की कविता की मुख्य चिंता है। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पहाड़ की पगडंडी संकरी, पथरीली, ढांटी पर स्पष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई, मातबर और भरोसेदार पगडंडी जो एक दिन निश्चय ही तुम्हें पहाड़ पर पहुंचा देगी। सागर की लहर विशाल, चिकनी, सपाट पर बिछलती फिसलती हमेशा अज्ञात अदृश्य को टेरती हुई, बेभरोस और आवारा लहर जो न कभी कहीं पहुंचेगी न पहुंचाएगी, न पहुंचने देगी, जो डुबाएगी नहीं तो वहीं लौटा लाएगी जहां से चले थे, सिवाय इसके कि वह वही तब वह वही नहीं होगा। ठीक है दोस्त, मैंने लहर चुनी, तुमने पगडंडी। तुम अपनी राह पर सुख से तो हो, जानते हो कि कहाँ हो। मैं मानता हूँ कि इतना ही बहुत है कि अभी जानता हूँ कि आशीर्वाद में हूँ। जियो मेरे दोस्त, जियो जियो जियो।